हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आसिफ सैफ़ी और आज आपके लिए लेके आऊँ नई वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 11 बायोलॉजी 11th क्लास का चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये लास्ट टॉपिक जो है फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो फैक्टर होते हैं कौन कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिकली क्या है, एक मिनट, बेसिकली क्या है हमारे पास एन अंडरस्टैंड ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस नेसेसिटी। हमें बताना है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो, एक तो होता है एक्सटर्नल फैक्टर और होते हैं इंटरनल फैक्टर। ऐसे दो फैक्टर हैं हमारे पास जो कि फोटोसिंथेसिस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो कि इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं। जो फैक्टर हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, हम बात करें द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, साइज एंड एज ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। ये सारे के सारे इंटरनल फैक्टर हमारे जो प्लांट के खुद के होते हैं कि उसके अंदर जो प्लांट है उसका जो नंबर है, साइज प्लांट का, एज कितनी है प्लांट की, पत्तियाँ ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, पत्तियाँ जो होती हैं वो कितनी बार आती हैं और जाती हैं साल में, सीजनल कितनी बार गिरती हैं, मेसोफिल सेल्स कितने हैं उसके अंदर, एंड द क्लोरोप्लास्ट और नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कितने हैं लीफ के अंदर, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कैसी है लीफ के अंदर, एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कैसा है लीफ के अंदर। इस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये है हमारे इंटरनल फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। फिर हमारे आते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, अब एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर हमारे आ जाते हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर, ठीक है, द एक्सटर्नल फैक्टर वुड भी इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट। सनलाइट जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर हमारा, टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है बाहर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, और वाटर। यानी हमारे पास चार प्रकार के एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो हमारी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर एक अवेलेबिलिटी, सनलाइट की अवेलेबिलिटी, सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बाहर की जो है, और वाटर। ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये इससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती और घटती है। इन चारों की जो लिमिटेशन है वो होनी चाहिए, किसी की भी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑप्टिमम पे नहीं होना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस जो रेट होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। ठीक है, एज प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑल दिस फैक्टर विल साइमल्टेनियसली अफेक्ट इट्स रेट, हैंस थ्रू सेवरल फैक्टर इंटैक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। कहता है कि सारे के सारे जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं और फोटोसिंथेसिस रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, उनमें से अगर कुछ भी कम हो जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, गिर जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं हो पाता। ठीक है, इसमें कुछ मान लो कि सारे के सारे फैक्टर हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यूजुअली द वन फैक्टर इज मेजर कॉज, यानी सारे के सारे हैं उसमें से एक ही होगा सिर्फ जो मेजर कॉज करेगा। किस लिए मेजर कॉज करेगा, कि वो एक लिमिटिंग होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, वो रेट को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है। एक ही फैक्टर रेट लिमिट कर देता है। चार फैक्टर हमने पढ़े, सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन और वाटर। तो इन चारों में से एक ही फैक्टर काफ़ी होता है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, लिमिट कर देता है, यानी रोक देता है। ठीक है ना, हैंस एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट द सब ऑप्टिमल लेवल। ये कहता है कि ये सारे के सारे जो हमारे फैक्टर हैं ये सारे के सारे ऑप्टिमल लेवल तक इनकी प्रेजेंस होनी चाहिए, तभी हम लोग किसी भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन कर पाएंगे। अगर इनमें से एक भी कंसंट्रेशन किसी का भी है, किसी का भी लेवल कम हुआ है, सब ऑप्टिमल हुआ नहीं, बिल्कुल कम होने वाला है, बिल्कुल लेवल पर है, तो हम लोग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि कितनी तेज़ बढ़ रही है, क्योंकि वो क्या हो जाएगी, लिमिट्स हो जाएगी, रुक जाएगी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा है व्हेन सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, सब जानते हैं। तो ब्लैक मीन्स
ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। यही वही इफेक्ट है कि ये क्या कहता है इफेक्ट, ये कहता है कि मान लो इफ़ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, मान लो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं कि जिसमें कई सारे मतलब कई 4 फैक्टर हैं, इन चारों में से कोई 2 या 1 3 या फैक्टर ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं इस केमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग रेट डिटरमाइन कैसे कर पाएंगे, रेट विल बी डिटरमाइन बाय द फैक्टर विच इज़ नियरेस्ट टू द मिनिमल वैल्यू। इसका मतलब ये है कि मान लो कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को जो अफेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कौन सा फैक्टर ऐसा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को लिमिट्स कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। तो जो सबसे कम वैल्यू होगी जिसकी, यानी जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा कम होगा, चाहे 3 हो चाहे 2 हो, लेकिन जिसका सबसे कम अमाउंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये नियरेस्ट है मिनिमल वैल्यू के। यही है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। यही कहलाएगा हमारा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी जो सबसे कम होगा, चाहे 2 अफेक्ट कर रहे हो चाहे 3 कर रहे हो, लेकिन उसमें जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम होगी, जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होती है फैक्टर की सबसे ज़्यादा डिटरमाइन करने के लिए, उसी को हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट इट्स फोटो प्रोसेस, इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड। कहता है ये सारी प्रोसेस जो होती है वो क्वांटिटीज को चेंज कर सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। मान लो कि आपके पास तीनों चीज़ें हैं, लाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन भी है और क्या है, ग्रीन लीफ भी है, यानी वहाँ पे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो बताओ कौन सा फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे टेम्परेचर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर है प्रेजेंट, लेकिन द प्लांट मे नॉट फोटोसिंथेसिस, पर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, क्यों, इफ़ द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। इसका मतलब यह है कि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किस पे लागू होता है, टेम्परेचर पे, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम है, ठीक है। तो दिस लीफ इफ़ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर, तो उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए जिससे वो क्या कर सके, विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग, तो वो क्या करने लगेगी, फोटोसिंथेसिस को करने लगेगी, ठीक है, कि उसका टेम्परेचर कम है। यानी इन सब में से एक फैक्टर भी क्या कर सकता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कम कर सकता है, ठीक है। बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो वही फैक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मान लो आपके पास लाइट है, लाइट यहाँ पे ग्राफ में दिखाया हुआ है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कहता है कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, इन लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट का तीजापन होता है, कितनी तेज़ी से लग रही है ना। तो एकदम से जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है बढ़ने लगती है, ए तक तो बढ़ती है, उसके बाद बी से क्या करती है, वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है। कांस्टेंट के बाद क्या करती है कि वो फिर उससे आगे बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, लॉ ऑफ लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो एक ऑप्टिमम है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम है, ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, गिर जाएगा हमारा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर लाइट की, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट इक्वालिटी एंड लाइट इंटेंसिटी। तो जो लाइट जो क्वालिटी होती है लाइट की और लाइट की इंटेंसिटी होती है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। लाइट की क्वालिटी जो होती है उसके अंदर में हमारे पास कई सारी रेंज होती हैं, ठीक है ना, जिस पे जो प्लांट्स होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं। और एक लाइट का तीजापन जो होता है कि कितनी स्पीड से लाइट पड़ रही है उसी क्वालिटी की, तो वो अलग चीज़ होती है दोनों। और तीसरा हमारा पॉइंट है कि लाइट जो होती है उसमें कितनी देर तक प्लांट जो है प्रेजेंस है, ठीक है, कितनी देर तक जो है प्लांट के ऊपर लाइट पड़ रही है। तो ये 3 पार्ट हैं लाइट के हमारे, ठीक है, ये अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन फिक्सेशन रेट। ये कहता है मान लो कि लो लाइट कंसंट्रेशन है तो लो लाइट इंटेंसिटी है आपकी, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हाई लाइट इंटेंसिटी है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इसके लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होगा, एक मिनिमम बिकम लिमिटिंग वैल्यू होनी चाहिए, ऑप्टिमम वैल्यू होनी चाहिए लाइट इंटेंसिटी की, तभी जाके क्या होता है, हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। What is interesting to note that is that light saturation occur at 10% of full sunlight। ये कहता है कि जब तक कि फुल सनलाइट की 10% लाइट हमें मिल नहीं जाती तब तक कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी कंप्लीट नहीं होती है। इसका मतलब आपको पता चल जाना चाहिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि 10% जो लाइट होती है वही प्लांट ऑब्जर्व कर पाते हैं सिर्फ, ठीक है, सैचुरेशन पे पहुंच जाते हैं वो। और जितनी उन्हें प्रोडक्टिविटी करनी होती है, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन उन्हें करनी होती है वो उसमें ही कर लेते हैं, ठीक है।
हेंस एक्सेप्ट ऑफ प्लांट इन शेड और डेंस फॉरेस्ट, ऐसे प्लांट जो डेंस फॉरेस्ट में रहते ही हैं, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पर जो है सूरज की रोशनी कम पड़ पाती है तो वहाँ पर 10% तो नहीं मिल पाता, लेकिन परंतु काफ़ी हद तक उसको मिल जाती है लाइट, ठीक है। तो लाइट इज़ रियली ए लिमिटिंग फैक्टर नेचर, तो कहीं कहीं कंप्लीट 10% लाइट मिल जाती है और कहीं कहीं नहीं मिलती है, इसलिए लाइट भी एक लिमिटिंग फैक्टर है हमारा, ठीक है, जो कि अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। अगर इंक्रीज़ करते हैं लाइट को तो क्या होगा बेसिकली, ठीक है, अगर इंक्रीज़ करते हैं इंसिडेंट लाइट को मान लो तो बियॉन्ड ए पॉइंट कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। ये कहता है कि मान लो आपने किसी प्लांट को जो है आपको उसको लाइट देना शुरू किया और उन्होंने एक लाइट बियॉन्ड तक उसे देते रहे, उसके बाद अगर आपने और ज़्यादा देने की कोशिश की तो उसका क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। और जब ब्रेकडाउन हो जाएगा क्लोरोफिल एक सब्सटेंस होता है, अगर वो क्लोरोफिल सब्सटेंस टूट जाएगा तो फोटोसिंथेसिस रेट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेजर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस, सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो भैया खाना नहीं बनेगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत कम है, ठीक है, 0.03 से लेकर 0.04% तक है, ठीक है। अगर हम इसका लेवल बढ़ा देते हैं नेचर के अंदर, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अप टू 0.05% तक बढ़ा देते हैं मान लो नेचर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, तो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी, जो भोजन बनेगा, फूड बनेगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 0.05% से हम इससे ज़्यादा ले जाने की कोशिश करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड, तो जिसके कारण क्या होगा, प्लांट मर जाने की स्थिति में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि प्लांट को भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देनी है, ठीक है। ऐसे में हम बात करें कि हमारे पास प्लांट कौन कौन से, C3 C4 प्लांट, दो प्रकार के प्लांट हैं हमारे पास, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होती है वो हमारे लो लाइट कंडीशन में जो C3 C4 प्लांट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को फिक्स करने के लिए, अलग अलग फिक्स करते हैं वो, उनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लो लाइट कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो लो लाइट कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को फिक्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग है, ठीक है। C3 प्लांट हमारे एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है। कब बढ़ा देते हैं फोटोसिंथेसिस रेट, जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलती है, यानी उनको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन चाहिए खाने को बनाने के लिए। और C4 प्लांट हमारे ऐसा नहीं करते हैं, C4 प्लांट हमारे कम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन पे काम करते हैं। मान लो ये जैसे 360 डिग्री माइक्रो पर लीटर जो दे रखा है, ये कंसंट्रेशन दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये कौन यूज़ करता है, ये यूज़ करता है C4 प्लांट। और C3 प्लांट क्या यूज़ करता है, 450 माइक्रो पर लीटर, यानी ये ज़्यादा यूज़ करता है C3 प्लांट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को, तभी जाके वो क्या करता है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंटली जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। C3 प्लांट जो होता है उसको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन चाहिए, तब जाके वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा करता है, बढ़ाता है। इसका मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन किस में होती है, C3 प्लांट के अंदर। और C4 प्लांट के अंदर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो होती है उसे कम चाहिए होती है, इसका मतलब उसमें जो प्रोडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन की वो कम होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लाइट, हो गया, लाइट हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होगी। उसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर, ठीक है। तो जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसमें क्या होता है, टेम्परेचर में दो प्रकार से रिएक्शन होती है हमारी, आपको पता ही होगा। हमारे पास एक तो लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन सीधी लाइट डिपेंडेंट होती है, डार्क रिएक्शन सीधी लाइट डिपेंडेंट नहीं होती है, वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है डार्क रिएक्शन। और वो एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा। जिसने वो वीडियो से वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो पहले वो लेक्चर को विजिट करके आए चैनल को, उसके बाद ये लेक्चर देखें तो आपको बेटर समझ में आएगा कि डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया डार्क रिएक्शन जो होती है वो एंजाइमेटिक होती है और टेम्परेचर कंट्रोल्ड होती है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, ठीक है। C4 प्लांट जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं हायर टेम्परेचर पे, और C3 प्लांट जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं लोअर टेम्परेचर पे। ये बात आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई हुई थी, ठीक है। जिसको नहीं पता पहले वो लेक्चर को देख लें आप, उसके बाद आपको ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि C4 प्लांट जो होते हैं हमारे हाई टेम्परेचर पे रिस्पॉन्ड करते हैं और लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन उनको चाहिए होती है। C3 प्लांट हमारे जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पे काम करते हैं, उनको ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है फिक्स करने के लिए, ठीक है।
ठीक है ना, जो कि मैंने अभी बताया आपको। और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, डार्क रिएक्शन जो एंजाइमेटिक है वो टेम्परेचर कंट्रोल है। आपको पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करना बंद कर देते हैं, वो डीजेनरेट हो जाते हैं। और कम टेम्परेचर, बिल्कुल कम टेम्परेचर होता है तो उस पर भी वो क्या होता है, वो एक्टिवेट नहीं होते, यानी उनको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दे आर एडेड टू इट। ये कहता है कि जितने प्लांट्स हमारे हैं पृथ्वी पर, उसको उन सबको फोटोसिंथेसिस करने के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे ऑप्टिमम है वो, ठीक है। उनको अलग अलग टेम्परेचर उनका ऑप्टिमम है, क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट के अंदर अपने आप को एडेप्ट किए हुए हैं। तो अलग अलग हैबिटेट में उन्होंने अपने आप को एडेप्ट कर रखा है, तो उनको अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर चाहिए होता है, और वो उनके हिसाब से वो ऑप्टिमम होता है, यानी जो इतना उनको चाहिए होता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल प्लांट हैव हाई टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट एडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। ये कहता है कि जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, वो उसके लिए ऑप्टिमम होता है, ठीक है। और वो किसकी तुलना में ऑप्टिमम होता है, देखो वो प्लांट्स जो कुछ टेम्परेट क्लाइमेट में रहती हैं उनकी तुलना में उनका जो टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर उनका ऑप्टिमम होता है ट्रॉपिकल प्लांट का। मान लो दो प्लांट है हमारे पास, एक ट्रॉपिकल प्लांट है, एक टेम्पर क्लाइमेट का प्लांट है, ठीक है। जो ट्रॉपिकल प्लांट होते हैं उनको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, वो उनके लिए ऑप्टिमम है। लेकिन जो टेम्पर क्लाइमेट में रहते हैं प्लांट्स, उनके लिए जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है, वो उनके लिए ऑप्टिमम होता है। यानी जिस जिस क्लाइमेट के अंदर, जिस जिस हैबिटेट में उन्होंने अपने आप को एडेप्ट किया हुआ है, उनके अनुसार उनका अपना खुद का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है। वो टेम्परेचर चाहे ज़्यादा भी हो सकता है बहुत, और बहुत कम भी हो सकता है, और मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो लास्ट हमारा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, वो है हमारा वाटर। ये इस पार्ट का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग कवर कर देंगे इस पार्ट को पूरे को। वाटर ये लास्ट है हमारा जो फैक्टर अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, E1। तो वाटर इज़ द one of the reactant in the light reaction. The effect of water as a factor is more through its effect on plant. ये कहता है कि सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो करता है वो ऐसा फैक्टर है वाटर, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है ना, रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। ये डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को रिएक्ट नहीं करता, लेकिन कब रिएक्ट करता है, जैसे मान लो वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई सॉइल के अंदर, ठीक है। वाटर की कंसंट्रेशन जब सॉइल के अंदर कम हो जाती है उसको वाटर स्ट्रेस कहते हैं, यानी प्लांट को वाटर नहीं मिल रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टोमेटा जो होते हैं इसके वो क्लोज हो जाते हैं, तो स्टोमेटा टू क्लोज हैंस रिड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबिलिटी। इसका मतलब जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर कम हो जाएगी तो ये ऊपर जो उसके स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे, यानी वहाँ से पानी बाहर जा नहीं सकता और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी नहीं, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। आपको पता है वाटर जब ऊपर पहुँचता है लीफ के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है स्टोमेटा के द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर फूड बनाते हैं। लेकिन जब नीचे से वाटर ही नहीं मिल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड करेगी क्या, तो क्या होता है, स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ये, ठीक है। वाटर को बाहर नहीं जाने देता और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं आने देता, जिसकी वजह से फूड जो होता है वो बन नहीं पाता और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस इज आल्सो मेक लीव्स विल्ड। इसका मतलब जो वाटर स्ट्रेस यानी पानी की कमी से क्या हो जाता है, जो पत्तियाँ हो जाती हैं मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। 10 रिड्यूसिंग द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ लीव्स, जिसकी वजह से क्या, जब वो सिकुड़ जाती है उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कम हो जाता है। आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा है कि ज़्यादा सरफेस एरिया होता है तो रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होता है, पानी ज़्यादा उड़ जाता है। लेकिन जब रेट ऑफ एरिया जो होता है वो कम हो जाता है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, अपने सरफेस को कम कर लेती हैं, जिससे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। एंड रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल, उसकी वजह से क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को, ठीक है, ताकि आने वाली नई नई जो वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके चैनल पे आ जाएगा, मतलब आपके पास पहुंच जाएगा। बेल बटन जरूर दबाएं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कृपया कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें, मैं उसका कोशिश करूँगा आपको जवाब देने के लिए, ओके, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ओके, बाय बाय।